नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो हो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी और हमने वादा किया था कि 365 दिन जो है वो हम इस बुलेट सीरीज को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का जिन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि कितने क्वेश्चन जो हो वो हमारी टीएनसी बुलेट सीरीज से जो है वो एज इट ऐसे कैसे आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो रही है। इवन ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन की क्लास हमने जो हो 3 दिन पहले ली थी और उसमें से जो हो 4 क्वेश्चन जो हो वो निकल के आए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि एक क्लास की वजह से जो है वो आपके 4 क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। अच्छा भी लगता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आती है और इसके लिए मैंने अलग से 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हो एक पीडीएफ भी बना रखी है। बच्चे जो हो टेलीग्राम के माध्यम से पूछ भी लेते हैं कि सर वो 200 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनाए हैं उनके आप पीडीएफ भेज दीजिए, सिर्फ टॉपिक नाम लिख रखे हैं। ठीक है, तो वो मैं भेज भी देता हूँ इमीडिएटली, बिना किसी डिले के जो हो मैं इमीडिएटली भेजता हूँ। जो भी बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं उनको जो हो मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। और साथ के साथ में एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों जो बुलेट सीरीज हमने शुरू की थी उसके आप प्रतिदिन जो है वो नोट्स बनाइए, क्योंकि हम रोज़ एक क्लास में जो है वो एक नोट्स बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास में साल भर में जो है वो 365 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और पूरे 365 टॉपिक की जो है वो एक बुकलेट बन जाएगी। उससे बाहर एग्जाम में कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि उतने टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ जो है वो आएगी। तो ऐसे के ऐसे जो है वो हमारे पास में पूरी एक जो है वो गाइड बन जाएगी और खुद के नोट्स बने हुए हैं तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बहुत जल्दी और सिस्टमेटिकली हम उसको जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप कंटिन्यू करिए और इस चीज़ को चलते हैं और आज की क्लास को लेते हैं। आज की क्लास हमारे पास में होगी दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस। थोड़ा जो है वो अलग टॉपिक है लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इससे आते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो ये बिल्कुल जो है वो न्यूअर टॉपिक है और आपको पता है कि आजकल ऐसे टॉपिक से ही जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने का तरीका ये कि एक तो टॉपिक जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, नई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और वो टॉपिक जो है वो डिटेल से होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज या क्लासेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में 2 लाइनें बता के जो है वो छोड़ देते हैं, बाकी इसके बारे में जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। लेकिन हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सबको जो है हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को जो है शॉर्ट फॉर्म होगी सीएफ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो क्या है दोस्तों? जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर इन द सेंस ये किसी न किसी जीन में जो है वो कोई प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से ये डिजीज जो है वो होगी और ये जो है वो क्या होगी उसको हम ले लेते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट प्राइमरीली अफेक्ट द लंग्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को, पैनक्रियाज को एंड अदर एक्जोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड 2 प्रकार की होती है, ये भी हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कि जो अपना सीक्रेशन ट्यूब के माध्यम से किसी पर्टिकुलर जगह डालती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंडोक्राइन, सॉरी एक्जोक्राइन ग्लैंड होती है जो अपना सीक्रेशन ट्यूब के माध्यम से जो है वो एक पर्टिकुलर जगह डालती है उसको बोलते हैं एक्जोक्राइन। और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है कि जो अपना सीक्रेशन जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हार्मोन, वो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर डालती है, फिर वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों एंडोक्राइन। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखना, एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन। ऑलरेडी एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमने 91 क्लास से लेके 99 क्लास तक पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हो वो हमने फिनिश कर लिए। एक्जोक्राइन ग्लैंड में आगे जैसे हमारे पास में लीवर आ गया, पैनक्रियाज आ गया, सैलाइवरी ग्लैंड आ गया, ये सारी की सारी जो है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड है। यानी कि इनसे जो भी सीक्रेशंस निकलेगा, चाहे वो हमारे पास में म्यूकस निकले, चाहे वो हमारे पास में एंजाइम निकले, चाहे वो हमारे पास में जो है वो कुछ भी चीज निकले, जूस निकले, ये सारी की सारी चीजें जो है उनको ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो डक्ट होती है और वहां तक उसको जो है वो पहुंचा देती है। इसको हम बोलते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बेसिकली किसको अफेक्ट डालता है? पैनक्रियाज को, लंग्स को और अदर जो भी एक्जोक्राइन ग्लैंड है उसमें इफेक्ट डालता है। और ये इफेक्ट डाल के क्या करता है दोस्तों? लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस दैट कैन ब्लॉक एयरवे और डक्ट। यानी कि ये हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बेसिकली लंग्स, पैनक्रियाज या अदर एक्जोक्राइन ग्लैंड है उसको अफेक्ट डालता है। और ये इसमें क्या करता है दोस्तों? वहां पे प्रोडक्शन करवाता है, किस चीज का?
थिक और स्टिक म्यूकस का, यानी कि जैसे में एक म्यूकस निकलता है लेकिन म्यूकस बिल्कुल थिन निकलता है और बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो थिक रहेगा, गाढ़ा रहेगा और बिल्कुल स्टिक चिपचिपा रहेगा तो वो क्या करेगा कि वो फिर अंदर जो ल्यूमन है, ठीक है, वहीं के अंदर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और उस पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा उस डक्ट को या उस एयरवे को। क्लियर? ये होता है हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत इजी लैंग्वेज है, सिंपली आपको याद रखना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो हमारे पास में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बेसिकली जो है वो लंग्स, पैनक्रियाज और एक्सोक्राइन ग्लैंड को जो है वो अफेक्ट डालता है और ये प्रोडक्शन करवाता है थिक और स्टिकी म्यूकस का, जो कि हमारे पास में एयरवे और डक्ट को जो है वो ब्लॉक कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एटियोलॉजी और कोजेज। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्यों होता है, ठीक है, तो आपको एक चीज तो जो है वो क्लियर होगी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो हमारे पास में जीन की म्यूटेशंस की वजह से, और जीन इसमें कौन सा अफेक्ट होता है दोस्तों, इसमें जीन अफेक्ट होता है 7 नंबर का जीन, और उस 7 नंबर के जीन में जो है वो कौन सी चीज अफेक्ट होती है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CFTR, फुल फॉर्म होगी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है, उसमें अफेक्ट डालता है, जो कि एक ऑटोसोमल रिसीवर इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसमें जाके अफेक्ट डालता है। इसमें डालने से क्या होगा, अगर मैं पूरा डिटेल से ही आपको बताऊं कि 7 नंबर का जीन आ गया, बेसिक देसी भाषा में समझते हैं क्योंकि बच्चे सारी चीजें जो हो वो इसी के लिए कहते हैं कि सर आप बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझाते हो ताकि हमें सारी चीज जो है वो समझ में आती है, तो बिल्कुल दोस्तों समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज में क्या होता है कि बेसिकली ये हमारे पास में जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि कहीं ना कहीं जीन में जो है वो प्रॉब्लम है। अब आपके पास में बताइए कि हमारे पास में बहुत सारे जीन होते हैं, तो जो 7 नंबर का जो क्रोमोसोम है जीन है उसके अंदर जो है वो हमारे पास में एक CFTR जीन प्रेजेंट होता है। कौन सा? CFTR जीन जो है प्रेजेंट होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जो है वो जीन प्रेजेंट होता है, उसको इसमें जो है वो प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी तो ये जीन क्या करता है दोस्तों, ये जीन हमारे पास में जो सोडियम और क्लोराइड के जो चैनल है, समझ में आ रहा है, यानी कोई भी लेयर है या कोई भी सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल नहीं कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, तो कोई भी जो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके सोडियम और क्लोराइड के चैनल को जो है वो कंट्रोल करता है। तो इसमें प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होता है कि सोडियम चैनल तो ओपन ही रहते हैं लेकिन जो क्लोराइड चैनल्स हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोराइड जो है वो हमारे अंदर सेल्स के अंदर ही ज्यादा बड़ा रहेगा, जिसकी वजह से एक पूरी लेयर जो है वो थिक म्यूकस सिक्रेशंस की हो जाएगी, जिससे वो पर्टिकुलर ल्यूमन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ये काम करता है। अब समझ में आ गया एटियोलॉजी? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी जो है वो हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी, उसमें और समझ में आ जाएगा। तो इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर कोज बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन किसके अंदर होता है दोस्तों? CFTR जीन के अंदर जो है म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन आपको पता है किसी भी वजह से हो सकता है, ड्रग से हो सकता है या किसी रेडिएशन से हो सकता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन होता है। किसके अंदर? CFTR जीन के अंदर। CFTR जीन क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, इसमें प्रॉब्लम आती है जो कि एक ऑटोसोमल रिसीव इनहेरिटेंस है। अब ये CFTR जीन में प्रॉब्लम आने से क्या होता है, ये CFTR जीन जो है, या हम कहें कि ये CFTR, बार बार जो है वो CFTR जीन ही बोला जाएगा, पूरी चीज नहीं बोली जाएगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जो है वो नहीं बोला जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कि ये जो CFTR जीन है वो क्या करता है, उसकी म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है कि जो क्लोराइड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन का, वो अफेक्ट होता है। यानी कि यूं समझो, जैसे ये हमारे पास में कोई सेल है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास में 2 चैनल है, ये हमारे पास में सोडियम चैनल है और ये जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, क्लोराइड चैनल है, और ये बीच में हम मान सकते हैं दोस्तों कि वाटर चैनल है। तो इसमें क्या होगा, इस CFTR जीन की म्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे पास में सोडियम और क्लोराइड चैनल है उसमें प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से वाटर का जो है वो एक्सचेंज अफेक्ट होगा, और वाटर का एक्सचेंज अफेक्ट होने से क्या होता है कि इसकी जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये जैसे सेल वॉल की जो है या सेल मेम्ब्रेन की बाहर वाली लेयर है, उसके ऊपर जो है वो एक थिक लेयर प्रेजेंट हो जाती है और वो ल्यूमन को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखो ये है हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज को हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, थिक स्टिक म्यूकस जो है वो ब्लॉक कर देगा इस एयरवे को, या फिर
हम कहें कि ये जो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये जो है वो इस म्यूकस की वजह से जो है वो स्टिक हो जाएगी। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है CFTR जीन? ये जो हमारे पास में क्रोमोसोम 7 है उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं CFTR जीन, जो कि बेसिकली सोडियम, वाटर या क्लोराइड जो है वो उसको कंट्रोल करता है। देखो नॉर्मली क्या होगा, यहां पे देखिए ये जो है वो नॉर्मली लंग्स है। अब ये नॉर्मली लंग्स का जो है वो एक छोटा सा यहाँ पे देखो टुकड़ा काट के जो है यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा काट के जो है यहाँ पे लिया गया है। नॉर्मल एयरवे में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल एयरवे में ये हमारे पास में देखो कौन सी आ गई, अब बताओ इसको, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हो गई हमारे पास में सूडो, ठीक है, बताइए, सूडो स्टार्टिफाइड एपिथेलियम। अभी जस्ट 2 दिन पहले जो है वो क्लास ली है, लगती तो है ये स्टार्टिफाइड, देखो यहां से यहां तक लगती है, लगती तो है ये स्टार्टिफाइड, लेकिन स्टार्टिफाइड नहीं है, ये है सूडो स्टार्टिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब यहां पे जो है वो 2 प्रकार के चैनल प्रेजेंट है, कौन सा, क्लोराइड चैनल और वाटर म्यूकस। ये बाहर के साइड में वाटर म्यूकस है और ये देखो क्लोराइड चैनल्स है, ठीक है। ये जो आप ग्रीन जो ब्लू देख रहे हो, ये जो ब्लू देख रहे हो, ये है हमारे पास में क्लोराइड चैनल। अब देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, इस एरिया में ये जो हमारे पास में क्लोराइड चैनल आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो यहां पे कितने सारे क्लोराइड चैनल है, ध्यान से देख रहे हो, ब्लू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो ये बहुत सारे जो है वो चैनल्स है, ये क्लोराइड चैनल है। अब देखो नीचे वाले में यहां पे 1 2 3 4, ये 4 ही चैनल है। तो ये जो क्लोराइड चैनल है ना वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये म्यूकस जो है वो स्टिक हो जाएगा। बाहर जो म्यूकस प्रेजेंट है, जैसे वो बलगम है, म्यूकस आपको पता है कि लंग्स के अंदर, इन सब के अंदर जो है म्यूकस प्रेजेंट होता है, ये म्यूकस जो है वो स्टिकी हो जाएगा। स्टिकी होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, ये सारे जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे और फाइनली जो है वो एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे और डिटेल से हम देख ले सकते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये नॉर्मल एयरवे है। नॉर्मल एयरवे कैसे, जैसे ये बाहर जो है वो ये ल्यूमन है, ये एयरवे ध्यान रखना कैसे लिया है, ये भी समझना ध्यान से। मैं यहां पे समझाता हूं, जैसे ये हमारे पास में एयरवे है, ठीक है, ये हमारे पास में एयरवे है और इसका ये पार्ट हमने लिया है, ये पार्ट जो है वो यहां पे डिस्कशन किया है, यानी कि ये जो है वो ल्यूमन है, ये खाली वाली ल्यूमन है, ये जो आप ल्यूमन देख रहे हो ना, ये है बाहर के साइड में है। क्लियर, समझ में आ गया? अंदर के साइड में जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है जिसको म्यूकस सिक्रेशंस की लेयर बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास में नॉर्मली जो है वो म्यूकस सिक्रेशंस की लेयर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या है दोस्तों, ये यहां पे चैनल है, कौन सा चैनल है, ये H2O का चैनल है, ये सोडियम का चैनल है और ये क्लोराइड का चैनल है। क्लियर है? अब देखो इसमें नॉर्मली क्या है, ये हमारे पास में वाटर जितना आता है उतना ही बाहर निकल जाता है और ये हमारे पास में सोडियम और क्लोराइड के चैनल है जो नॉर्मली वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होगा, ये CFTR इसको कंट्रोल कर रहा है, अब ये CFTR में प्रॉब्लम आएगी, इसमें म्यूटेशन होगा तो क्लोराइड जो है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लोराइड अंदर के अंदर जो है वो ट्रैप्ड हो जाएगा। अब क्लोराइड अंदर के अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा तो ये देख रहे हो यहां पे भी सोडियम है, यहां पे भी सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम सारा बाहर वाला अंदर आ जाएगा तो इसके फाइनली इसके अंदर क्या होगा, तो दोस्तों सोडियम जो है वो हमारे पास में अंदर ही रह जाएगा और क्लोराइड को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्लोराइड जो है माइनस में आता है, ठीक है, क्लोराइड जो है वो माइनस में आता है तो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये देखो यहां पे ये लेयर कितनी है, इतनी है, ये नॉर्मल लेयर है, ठीक है, ये नॉर्मल लेयर है। यहां पे आप लेयर देख सकते हो इतनी है, इतनी बड़ी लेयर, थिक म्यूकस सिक्रेशन। अब मुझे बताओ कि ये जो हमारे पास में लेयर अगर बढ़ जाएगी तो ल्यूमन छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास में ल्यूमन था तो इस तरीके से ल्यूमन था, उसकी लेयर जो है वो अंदर से बढ़ जाएगी। ये होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस एयरवे के अंदर। आई थिंक इतना डिटेल से अगर आपने समझ लिया तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी। देख सकते हो ये नॉर्मल सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये ट्रेकिया, लंग्स एंड ब्रोंकल ट्री है। तो नॉर्मली हेल्थी ब्रोंकस में क्या होता है कि दोस्तों ये एयरवे बिल्कुल ओपन रहता है और इसके अंदर जो म्यूकस सिक्रेशंस है वो बिल्कुल लाइट, मतलब थिन और बिल्कुल कम प्रेजेंट होता है। लेकिन इस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों, म्यूकस क्लोजिंग जो है वो एयरवे को ब्लो कर देती है। ये देखो पूरा म्यूकस ब्लो कर देंगे जिससे एयरवे जो है वो फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। ये होगी इसकी एटियोलॉजी। क्लियर? अब देखो हम ले लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑलरेडी मैंने बता दी है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। होगा क्या, डिफेक्टिव CFTR प्रोटीन, ठीक है, डिफेक्टिव होगा CFTR जीन में जो है वो प्रोटीन का डिफेक्टिव होगा जिससे क्या होगा, एबनॉर्मल क्लोराइड एंड सोडियम ट्रांसपोर्ट। ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, सोडियम और क्लोराइड का जो है वो एबनॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में जो म्यूकस है वो थिक होगा एंड विस्कस सिक्रेशंस इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो सिक्रेशंस इकट्ठे हो जाएंगे। लंग्स या पैनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में थिक म्यूकस सिक्रेशंस होगा जिससे ल्यूमन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। क्या होगा, ल्यूमन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, कोजेज ऑब्स्ट्रक्ट
इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन दीज ऑर्गन्स, ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगा ऑर्गन्स के अंदर, जो कि फाइनली क्या करेगा, प्रोग्रेसिव लंग डैमेज, धीरे धीरे जो है वो लंग को डैमेज करेगा एंड पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होगा। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक से जो जूस निकल रहे हैं वो अब जो है वो हमारे पास में हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला या हम कहें कि ड्यूडेनम के अंदर जो है वो नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ जाती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो आ जाएगी। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन सिम्टम्स। सबसे पहले हम लेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, पैनक्रियाटिक, डाइजेस्टिव में क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव में क्या आएगा, इन सबको वन बाय वन करके लेंगे। और सबसे ज्यादा हम रेस्पिरेटरी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एबीसी है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है, उसमें हम एयरवे को सबसे ऊपर रखते हैं। तो एबीसी में हम देखते हैं सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ निकलेगा, ठीक है, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ यानी कि बहुत लगातार जो है वो कफ निकलेगा। एंड वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड क्यों सुनाई देगी दोस्तों, वीजिंग साउंड इसलिए सुनाई देगी, आपने देखा होगा अस्थमा के अंदर जो है वीजिंग साउंड सुनाई देती है। अस्थमा के अंदर जो ल्यूमन है वो नेरो हो जाता है। अब किसी बड़ी पाइप से अगर हवा आएगी तो कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन वो पाइप का ल्यूमन अगर छोटा कर दें तो उससे अगर हम हवा पास करेंगे तो वहां पे वीजिंग साउंड जो है वो हमें सुनाई देगा। एंड रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, बार बार जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था थिक म्यूकस सिक्रेशंस होएगा, थिक म्यूकस सिक्रेशंस की वजह से वहां पे बहुत सारे जर्म जो है वो पैदा हो जाएंगे, जैसे कि सूडोमोनास या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एंड नेजल पोलप्स, ठीक है, नेजल पोलप्स हो जाएगा। एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ये एग्जाम में काफी बार पूछा था, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगा, ठीक है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। अब सबको लगता है कि यार क्लबिंग ऑफ फिंगर्स क्यों होगा, तो दोस्तों क्लबिंग ऑफ फिंगर्स यानी कि जैसे हमारे पास में ये नाखून है, ये नॉर्मली जो है वो नाखून है, ठीक है, या मैं कहूं कि थोड़ा सिस्टमेटिकली बना देता हूं ताकि आपको सारी चीजें जो है वो दिक्कत ना है। ये जैसे हमारे पास में कोई उंगली है, ठीक है, ये हमारे पास में उंगली है और ये हमारे पास में नाखून है, ये नॉर्मली नाखून है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नाखून जैसे ऐसे फ्लैट रहता है, नाखून जो है वो ऐसे ही तो फ्लैट रहता है, लेकिन अगर ये नाखून जो है वो यूं उभर आ जाए, ठीक है ना, ये नाखून यूं उभार में आ जाए, उसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स यहाँ पे जो है बिल्कुल नाखून यहाँ पे जो है वो उठ जाता है, और ये बेसिकली जो है वो साइनोसिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। अब देखो जब म्यूकस सिक्रेशंस जो है वो हमारे पास में जो है वो क्या होगा कि म्यूकस सिक्रेशंस हो गया, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और प्रॉपर एयरवे सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और क्लबिंग ऑफ फिंगर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा। तो दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो हमारे पास में ये स्टोमक था, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो स्टोमक है, देन उसके बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन ये हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, देन उसके बाद जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन चलेगी, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन चलेगी। आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था दोस्तों, पैनक्रियाज प्रेजेंट था। तो वो पैनक्रियाज में हमारे पास में इसकी जो ल्यूमन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो ये जूस जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, जो पैनक्रियाटिक जूस थे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो, ये जो हमारे पास में पैनक्रियाटिक जूस थे वो आगे नहीं जा पाएंगे, ये आगे नहीं जा पाएंगे, तो फिर बाकी मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्टेड होगा। क्लियर है। और इसमें हमारे पास में मेन साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है स्टोरिया, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहली चीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव में जो है वो 3-4 चीजें आती है। 3-4 चीजें क्या आती है दोस्तों, आदमी को फटीग होगा, डिक्रीज एब्जॉर्वेशन होगा, ये सारी चीजें होगी, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी खाना पचाने वाले एंजाइम थे जो पैनक्रियाज में थे वो अब इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट स्टोरिया होगा। स्टोरिया क्या होता है दोस्तों, स्टूल के अंदर फैटी एसिड मिले या फैटी सब्सटेंसेज स्टूल के अंदर मिले, यानी कि जो हम फैट लेते हैं वो फैट ऐसा का ऐसा बिना मेटाबॉलिज्म के जो है वो कहां पे मिलेगा, स्टूल के अंदर मिलेगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों स्टोरिया, ठीक है। और ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्यों कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं मिलता, प्रोटीन क्यों नहीं मिलता। इसका एक रीजन है दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म जो है या हम कहें उसका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली माउथ से चालू होता है। माउथ में एक सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो यहीं से चालू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में बचा कुचा जो है वो पैनक्रियाज करता है। अब पैनक्रियाज तो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, तो उसमें जो भी हुआ वो माउथ वाले से ही होता है,
ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। देन उसके बाद बचा हमारे पास में प्रोटीन। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने वाले एंजाइम कहां प्रेजेंट होते हैं? वो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं। वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? स्टोमक में। तो स्टोमक तो बिल्कुल ठीक है, तो उसकी वजह से वो स्टोमक में मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वो वहां पे भी ठीक होता है। लेकिन फैट का मेटाबॉलिज्म होने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइपेज या एमाइलेज। लाइपेज या एमाइलेज, ये दोनों के दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं दोस्तों? ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। अब पैनक्रियाज में तो यहां पे बंद है, तो आगे जा नहीं सकते, तो उसकी वजह से फैट जैसे खाते हैं वैसे के वैसे निकल जाता है, और वो फैट सब्सटेंसेज या फैटी स्टूल जिसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोरिया। क्लियर है? तो ये देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी लाइक ADEK। विटामिन डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि दोस्तों ADEK ये सारे की सारी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो B और C ये तो हमारे पास में जो है वो किसका है? वाटर सोल्यूबल आती है। और ये जो ADEK विटामिन है ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल है। अब फैट का तो यहां पे सही तरीके से मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से विटामिन डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन भी कौन सी? ADEK। एंड नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा क्योंकि ये अब ऑब्स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो बाकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो पेट जो है वो फूल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अदर ऑर्गन कौन कौन से जो है वो अफेक्ट डालते हैं? साल्टी स्किन। ठीक है, साल्टी स्किन, स्किन जो है वो साल्टी रहेगी। अब आप कहोगे कि सर साल्टी क्यों रहेगी? मैं बताता हूं। ठीक है, और आपको एक मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस बताता हूं दोस्तों। जब मैंने जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दी थी हमारे पास में, ठीक है, एम्स पटना के अंदर, उसमें भी कहा था कि एक लेडी जो है वो अपने बच्चे को किस कर रही है एंड उसको साल्टी फील हो रहा है, तो बच्चा किस डिजीज से जो है वो सफर कर रहा है। देखो कितना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि एक मदर जो है वो अपने बच्चे को जैसे ही किस करती है, देन वो डॉक्टर से कंप्लेंट कर रही है कि जैसे ही मैं इसको किस करती हूं तो मुझे जो है वो बिल्कुल साल्टी फील होता है। तो बच्चा किस चीज से सफर हो सकता है? तो दोस्तों बच्चा जो है वो हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में जो है वो सोडियम जो है वो बाहर निकलता है, और सोडियम बाहर निकलने की वजह से जो है वो हमारे पास में साल्टी फील होता है, बिल्कुल नमकीन चरचरा पसीना आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है, तो साल्टी स्किन जो है वो हमें फील होगी। नेक्स्ट, डिले प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है वो डिले होगी। और इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी बेसिकली जो है वो स्पेशली मेल में दिखाई देगी, फीमेल्स में इतना ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज आती है देन दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। इससे बहुत बार एग्जाम में सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, और उसमें पूछा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों स्वेट कैलोरी टेस्ट जो है वो हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, 1 बाय 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आ गया न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान हम यही देंगे डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में क्या करेंगे दोस्तों? न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराएंगे। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कराएंगे, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इम्यूनो रिएक्टिव ट्रांसपेप्सिनोजन IRT करवाते हैं, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ट्रांसपेप्सिनोजन जो है वो उसका जो है वो इम्यूनो रिएक्टिव जो है वो टेस्ट करवाएंगे, उससे हमें पता लगेगा कि कहां पे कोई दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट करेंगे स्वेट क्लोराइड टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी लगा देता हूं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वेट क्लोराइड टेस्ट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस का। ठीक है, कैसे करते हैं उसको भी हम ले लेते हैं। देखो इस तरीके से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड बच्चे की स्किन पे लगा देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रोड बच्चे की स्किन पे लगा के उसको जो है वो बैंडेज कर देते हैं, बैंडेज या रिबन जो है वो बांध देते हैं। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि जो स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, अब ये स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड सीधी सी बात है कि ऊपर ओपनिंग खुलती है और ये स्वेट का जो है वो सिक्रेशंस करती है। ये भी आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट का सिक्रेशंस करेगी। तो जो पसीना यहां पे आया या जो स्वेट जो है वो यहां पे आया, वो इस पेपर के द्वारा जो है वो फिल्टर पेपर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब होके क्या करता है कि टेस्ट कर लेते हैं कि यहां पे जो है वो सोडियम और क्लोराइड जो है वो कितना आता है, इसको हम बोलते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट। याद रखना दोस्तों, कैसे? यहां पे देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोड जो है वो बांध देते हैं किस पे? स्किन के ऊपर। देन सेकंड हम क्या करेंगे, स्वेट कलेक्ट करेंगे पेपर गोज के थ्रू, जो पसीना आएगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। देन स्वेट इज टेस्टेड फॉर क्लोराइड कंसंट्रेशन, क्लोराइड कंसंट्रेशन के लिए जो है वो टेस्ट करेंगे। एंड हाई क्लोराइड कंसंट्रेशन जो है वो किसको इंडिकेट करती है? हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस की। तो सोडियम या क्लोराइड जो है वो अगर हाई रहेगा तो ये चीज जो है वो हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट
क्लोराइड टेस्ट करते हैं, अगर वो क्लोराइड टेस्ट 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा होगा तो वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, सिस्टिक फाइब्रोसिस का है। यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, क्लोराइड टेस्ट जो है वो किसका करते हैं, ये हम स्वेट का करते हैं। अगर ब्लड की हम बात करें, ध्यान रखना, अगर हम जो है वो ब्लड की बात करें, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्लोराइड कितना होता है, ध्यान से रखना, यहां पे लिख देता हूं। ब्लड के अंदर हम क्लोराइड की बात करें तो ब्लड के अंदर क्लोराइड होता है 96 से लेके 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ब्लड के अंदर तो इतना होता है। लेकिन अगर मैं स्वेट की बात करूं, ठीक है, तो स्वेट के अंदर हमारे पास में जो है वो क्लोराइड होता है दोस्तों 2245 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो वो हमारे पास में स्वेट के अंदर क्लोराइड जो है वो 60 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज है। नेक्स्ट, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। ऑफ कोर्स जेनेटिक टेस्टिंग कर ही लेंगे, जेन एक्सपर्ट टेस्ट कर ही लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि CFTR म्यूटेजन एनालिसिस है या नहीं है। देन एक्सरे या सीटी स्कैन करवाते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या देते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन या हम कहें कि ब्रोंकाइटिस या पल्मोनरी, ये सब चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों करवाएंगे दोस्तों, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो अगर ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट है, ल्यूमन नेरो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो है वो सारी चीज आ जाएगी। हमारे पास में जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है या जो हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिक्रीज हमें देखने को मिलेगी। लास्ट, स्पुटम कल्चर हम करवा लेंगे। स्पुटम हम कल्चर करवाएंगे तो स्पुटम कल्चर में क्या होगा कि दोस्तों जो म्यूकस अंदर जमा हुआ है तो उस म्यूकस के अंदर डेफिनेटली जो है वो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास है या हम कहें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये हमें देखने को मिलेगी। तो कॉमनली ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से देखने को मिलेंगे, स्यूडोमोनास ऑर्गेनस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो है वो देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑर्गन अफेक्टेड एंड इट्स इफेक्ट। कौन कौन से ऑर्गन को जो है वो हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्ट होते हैं और क्या क्या चीजों की दिक्कत आती है। सबसे पहले एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर चुके हैं, कौन सा होता है, लंग्स होता है। तो लंग्स में क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में जो ब्रोंकाई है वो नेरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस सिक्रेशंस जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, उसकी वजह से बार बार जो है वो कफ रहेगा और म्यूकस सिक्रेशंस ज्यादा है तो वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ कर जाएंगे एंड ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगी। तो देखो, क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा, रिकरेंट लंग इन्फेक्शन देखने को मिलेगा एंड ब्रोंकाइटिस देखने को मिलेगी। सेकंड, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या क्या इफेक्ट होगा, तो दोस्तों पैनक्रियाज में क्या होता है, वो ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो जो पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम जो बाहर निकले वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएंगे। इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएंगे तो एंजाइम ब्लॉक्ड हो जाएंगे, माल एब्जॉर्वेशन होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ चीज बची नहीं है एंड स्टीरिया या डायबिटीज हमें देखने को मिलेगी। तो देखो क्या होगा, ब्लॉक्ड एंजाइम, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, माल एब्जॉर्वेशन होगा, स्टोरिया होगा एंड डायबिटीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, लीवर। लीवर के अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको बताइए कि वही सेम डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा फ्लूइड जो है वो लीवर के अंदर ही इकट्ठा रहेगा, जिससे लीवर डैमेज हो सकता है। और खास तौर से जो हमारे पास में बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकला वो बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से जॉइंटिस भी हो सकता है। तो बाइल डक्ट ब्लॉकेज एंड लीवर डैमेज जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें किस प्रकार का जॉइंटिस होता है ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस देखने को मिलेगा, या इसका दूसरा नाम आता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर ये किस तरीके से इफेक्ट डालेगा, तो दोस्तों इसके अंदर जो है म्यूकेनियम इलियस जो है वो न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इफेक्ट डालेगा, ये बेसिकली इनफर्टिलिटी कोज करवाता है, पर स्पेशली जो है वो किसमें देखने को मिलेगी, मेल्स में देखने को मिलेगी। और स्वेट ग्लैंड के अंदर जो है वो क्या इफेक्ट डालता है, तो दोस्तों एक्सेस साल्ट का जो है वो लॉस होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन मिलेगा और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सेसिव साल्ट लॉस होगा, सोडियम क्लोराइड जो हो बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन जो है वो होगा।
लास्ट हम ले लेते हैं दोस्तों इसके अंदर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी का ले लेंगे, उसके बाद हम इंटेस्टाइन का ले लेंगे, बाकी अदर्स का ले लेंगे, 1 बाय 1 करके जो है उसको फिनिश करेंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेस्पिरेटरी केयर के अंदर क्या करेंगे। तो रेस्पिरेटरी केयर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे करवाते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको जो है बताया हुआ है। पूरी चेस्ट फिजियोथेरेपी पे एक बुलेट सीरीज जो है वो उसकी क्लास ली हुई है, तो आप देख लेना वहां पे चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसी की जाती है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि हम फिजिकली जो है वो जो म्यूकस सिक्रेशंस है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, कपिंग है, वाइब्रेशन है, स्टैकिंग है, ठीक है, पोस्चुरल ड्रेनेज है, ये सारे मैंने ऑलरेडी जो है वो करवाए हुए हैं। यानी कि एन के एन प्रकार जो है वो हम उस म्यूकस को जो है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इमोबिलाइज म्यूकस, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में म्यूकस फिक्स एक जगह जो है वो रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम मोबिलाइज करेंगे। जो इमोबिलाइज म्यूकस है, एक जगह पड़ा हुआ है, वो कौन सा होगा, इमोबिलाइज म्यूकस, उसको हम मोबिलाइज करेंगे। उसको जो है वाइब्रेटर, आपने देखा होगा आईसीयू के अंदर या हम कहें चेस्ट फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, वाइब्रेटर लेके आते हैं, देन थपथपाते हैं, चेस्ट को थपथपाते हैं, देन उस म्यूकस को जो है बाहर निकाला जाता है। तो वो होते हैं हमारे पास में चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी हम क्या करेंगे कि जो म्यूकस है उसको मोबिलाइज करेंगे। नेक्स्ट, इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर, जो हमारे पास में ब्रोंकियोडायलेटर है उसको इनहेल करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रोंकियल्स हमारे पास में नैरो होगी तो ब्रोंकियोडायलेटर देंगे, ब्रोंकियोडायलेटर देंगे तो ब्रोंकियल्स डायलेट हो जाएगी और हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, म्यूकोलाइटिक ड्रग, जैसे कि हमारे पास में डोर्सिनेज अल्फा आती है। ठीक है, म्यूकोलाइट ये क्या करती है दोस्तों, म्यूकस सिक्रेशंस को डिक्रीज करती है। या मैं कहूं म्यूकोमैक्स, आपने सुना होगा, या एन एसिटाइलसिस्टिन, ठीक है, ये हमारे पास में आती है, ये म्यूकोलाइटिक ड्रग्स आती है जो कि जो हमारे पास में म्यूकस सिक्रेशंस है उसको थिन करती है। या आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के अंदर म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा जो है वो हो जाता है, तो हम जो है म्यूकोलाइटिक एजेंट के द्वारा जो है वो न्यूबलाइजेशन करवाते हैं, या 3% एनएस के द्वारा भी जो है वो न्यूबलाइजेशन करवाते हैं, ताकि उससे जो है वो हमारे पास म्यूकस सिक्रेशन जो है वो बाहर निकाले जा सके। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे दोस्तों, ओरल या आईवी एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि म्यूकस सिक्रेशंस अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पे बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ऑफ कोर्स इफ हाइपोक्सिक, अगर कोई क्लाइंट ज्यादा ल्यूमन न्यूरो हो गई है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, क्लाइंट हाइपोक्सिक कंडीशन में जा चुका है, तो हम उसमें ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। और अगर पूरी तरीके से हमारे पास में जो म्यूकस सिक्रेशन से पूरा लंग्स ब्लॉकेज हो चुका है तो फिर हम लंग ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड न्यूट्रिशनल में हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट देंगे, क्योंकि पैनक्रियाज से अब जूस अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो डक्ट तो ब्लॉक हो चुकी है। भाई आपने देखा था कि वो डक्ट तो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में ब्लॉक हो चुकी है। अब वो डक्ट ब्लॉक हो चुकी है, ये देखो आप यहां से क्रॉप करके मैं रख देता हूं, ये डक्ट आपकी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है। ठीक है, अब ये डक्ट ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है तो आगे जो है वो सप्लीमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस आगे नहीं जा पाएंगे। अब पैनक्रियाटिक जूस आगे नहीं जा पाएंगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो इसके रोकथाम के लिए या इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम पैनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट देंगे, विथ मील, खाने के साथ देंगे। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो डाइजेशन हो सके। साथ के साथ हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों, क्योंकि जो लॉस ऑफ एपेटाइटी थी, जिसको हम फेलियर टू थ्राइव बोला था, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट जो है वो देंगे। विटामिन सप्लीमेंट देंगे। विटामिन सप्लीमेंट कौन से दोस्तों, जो फेट सोल्यूबल विटामिन है, ADE के, तो जो फेट सोल्यूबल विटामिन है तो विटामिन देंगे, क्योंकि अब फेट का तो जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म डाइजेशन हो नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं, तो ये जो है विटामिन सप्लीमेंट देंगे। एंड साल्ट सप्लीमेंट देंगे। ठीक है, स्पेशली इन हॉट वेदर। ठीक है, गर्मियों के अंदर जो है वो स्पेशली जो है साल्ट सप्लीमेंट देंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा और ये सारी चीजें जो है वो निकल जाएगी, इसलिए हम साल्ट सप्लीमेंट देंगे। देन उसके बाद CFTR मॉड्यूलेटर ड्रग्स देंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि उस जीन्स को जो है मॉड्यूलेट कर सके, जो है वो एक्टिवेटेड कर सके उस जीन को, जैसे इवाकेफ्टोर, लिमाकेफ्टोर, टेजाकेफ्टोर, ठीक है, एस्ट्राकेफ्टोर, ये सारे के सारे जो है वो ड्रग्स देंगे। और यूज ऑन स्पेसिफिक म्यूटेजन टाइप्स। ठीक है, किस प्रकार का म्यूटेजन टाइप है उसके आधार पे जो है वो ये ड्रग्स देंगे।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अब बताओ आप। तो सीधी सी बात है, हमारे पास पता है कि ल्यूमन का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुके हैं, तो ब्रोंकाइटिस हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स आपको जानते हो, ठीक है ना, कि एयर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। हेमोप्टाइसिस देखने को मिलेगा। हेमोप्टाइसिस क्या दोस्तों, स्पूटम में ब्लड, यानी कि ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम। और अगर ब्लड जो हो वोमिटिंग में आएगा उसको हम बोलेंगे दोस्तों हेमेटोमाइसिस, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, बिल्कुल। एंड सिस्टिक फाइबर्स रिलेटेड जो हो डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में क्या है, पैनक्रियाटिक में जो हो ब्लॉकेज हो चुकी है। वो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, क्योंकि वैसे तो जो हो हमारे पास में डायबिटीज के लिए जो सीक्रेशंस होने वाले हार्मोन है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के माध्यम से जो है सीक्रेट होते हैं, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस कहते हैं, लेकिन फिर भी रेयर केस में जो है देखने को मिलता है। लीवर सिरोसिस देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी स्पेशली जो है मेल में देखने को मिलेगी, और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो प्रोग्नोसिस जो है वो इसका इतना ज्यादा जो है वो मतलब कंप्लीटली जो है वो नहीं हो सकता कि हम दवाई के द्वारा उसको कंप्लीटली जो है ठीक कर सके, नहीं। लेकिन अगर हम जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो ट्रीटमेंट करें, ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। नो क्योर बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली विथ अर्ली ट्रीटमेंट एंड CFTR मॉड्यूलेटर, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट एंड CFT मॉड्यूलेटर से जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। एंड मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 40-50 ईयर जो है, और मोर इन डेवलप्ड कंट्री जो है वो एडवांस केयर से हम 40-50 साल तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान में रखना, फिर हमारे पास टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना, सबसे पहले जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करेंगे किसके बारे में, चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी अगर ब्लॉक हो जाएगा तो क्लाइंट वैसे ही जो है वो एक्सपायर कर जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो सबसे पहले जो है वो क्लाइंट को एक्सपर्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। सेकेंड, उसको बताएंगे कि हाउ टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड ऑक्सीजनेशन ऑन रेस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में जो है उसको ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एंड एंश्योर मेडिकेशन एडहेरेंस, ठीक है, एंजाइम, विटामिन, एंटीबायोटिक, ये किस तरीके से जो हो मेडिकेशन लेनी है उन सब के बारे में बताएंगे। एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे, वेट मॉनिटरिंग करेंगे। आपको पता है फेलियर टू थ्राइव हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म डाइजेशन जो हो प्रॉपर नहीं हो सकता, इसलिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट करेंगे एंड वेट मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। देन प्रिवेंट इन्फेक्शन से जो हो बचाएंगे, उसके लिए हम वैक्सीनेशन या हम एंटीबायोटिक या हाइजीन के द्वारा जो हो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर क्रोनिक इलनेस है, ये तो लंबे समय तक चलने वाली है, तो उसके लिए पहले से जो हो उनको साइकोलॉजिकल जो हो वो सपोर्ट देंगे। ये 1-2 दिन में ठीक होने वाली डिजीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास में एक्यूट इलनेस होती है तो तुरंत ठीक हो जाती है, तो पेशेंट जो है वो हैप्पी रहता है कि चलो ठीक है 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद जो हो ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा लगे कि ये कभी ठीक ही नहीं होगी तो आदमी हताश हो जाता है, तो उसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देंगे। एंड जेनेटिक काउंसलिंग फॉर द फैमिली को जो हो जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो देंगे। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारे पास में सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो कंप्लीट होती है। पूरी मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से और पूरा जो है वो सिस्टमेटिकली जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन किया जाए। हमने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन से, कैसे क्या होता है। तो जो 7 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें CFTR जीन है, उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें म्यूटेशन आता है, जिसकी वजह से हमारे पास में सोडियम क्लोराइड चैनल जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हो बाहर ज्यादा निकल जाती है, जिससे म्यूकस सिक्रेशंस ठीक हो जाता है। और ये बेसिकली जो भी हमारे पास में ल्यूमन है, जैसे हमारे पास में लंग्स हुआ, पैनक्रियाटिक हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ, वहां पे जाके अफेक्ट करती है, लीवर हुआ वहां पे जाके अफेक्ट करती है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है पूरा डिटेल से और सिस्टमेटिकली जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास नेक्स्ट में, और तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास जो है वो कैसे लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको कैसा पढ़ना है उसके बारे में बताइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।